रेजिस्टेंस ओनली और नॉन इंडक्टिव सर्किट। तो इस केस में जब हमने ये वाला टॉपिक देखा कि एवरेज पावर एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर सिर्फ रेजिस्टेंस लगा हो उसमें क्या होती है, तो हमने क्या किया, हमें पता है पावर जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ ईएमएफ एंड करंट। तो ईएमएफ और करंट का प्रोडक्ट होता है हमारी पावर। तो ये पावर थी ड्यूरिंग अ सर्किट इन विच डीसी करंट इज फ्लोइंग। तो ऐसा सर्किट जिसके अंदर डीसी करंट फ्लो कर रहा है, ये पावर उसकी थी। अगर सर्किट के अंदर एसी करंट फ्लो कर रहा है तो हर समय उसका मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ एंड करंट इज वेरिंग। तो किसी भी इंस्टेंट पे ईएमएफ कितनी होती है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और किस उसी वक्त करंट कितना होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो हमारे पास ये होता है इंस्टेंटेनियस पावर का हमारा फॉर्मूला। ओके, सो हम क्या करते हैं, हम ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिख लेते हैं। तो पावर इंस्टेंटेनियस पावर है, तो ये होता है डी डब्ल्यू बाई डी टी। और अगर मेरे को छोटा सा वर्क डन निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, डी टी को उधर ले जाता हूँ, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। ये था हमारे पास इंस्टेंटेनियस हुआ। तो छोटे से समय में कितना काम हो। तो अगर मेरे को वर्क डन टोटल सर्किट में फॉर वन साइकिल अगर निकालना है, तो टोटल वर्क डन ड्यूरिंग वन साइकिल, हमारा ईएमएफ का सोर्स सर्किट में कितना काम कर रहा है पूरे एक साइकिल के दौरान, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा एक साइकिल के टाइम पीरियड के साथ, मतलब 0 से टी। तो इधर हमने क्या किया था, ये मैं आपको सारा आपको एक बारी रिवाइज करवा रहा हूँ। और आज हमारा थोड़ा सा टॉपिक है जो हम पूरा करके ये चैप्टर कवर कर देंगे। तो ये जो सर टॉपिक चल रहा था एवरेज पावर का, वो मैं उसको आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ। तो हमने एवरेज पावर एसोसिएटेड विद रेजिस्टेंस ओनली या नॉन इंडक्टिव सर्किट डिस्कस किया था। तो वो कैसे निकाली थी, हमने टोटल वर्क निकाला, इधर से ई नॉट आई नॉट बाहर आ गया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हमने क्या लिख लिया था, हमने 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2। साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 इनटू टी। तो ये डिवाइडेड बाय 2 बाहर आ जाएगा। तो वर्क क्या आ गया था, वर्क आ गया था ई नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाय 2 इंटीग्रल ऑफ 1 dt माइनस इंटीग्रल ऑफ cos 2 ओमेगा टी dt। 0 से t, 0 से t। तो ये हमने dt अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 1 से भी और cos 2 ओमेगा टी से भी, और दोनों का अलग इंटीग्रल कर दिया। तो इंटीग्रल ऑफ 1 dt ये कितना आ जाता है, ये आ जाता है t, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट, और cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रल आ जाता है sin 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा। और फिर से इनकी लिमिट्स है हमारे पास 0 से t। अब इधर अगर हम t पुट कर देते हैं तो t माइनस 0 आ गया, माइनस इधर देखो, अब आपका ये आ गया अपर लिमिट कैपिटल T। तो आपने क्या किया, 2 इंटू 2 पाई बाई टी इंटू कैपिटल T डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा, तो है ही आपके पास, ठीक है, ओके, माइनस लोअर लिमिट दैट इज 0, तो साइन ऑफ 0। तो ये टी से टी कट गया, साइन 4 पाई कितना होता है, साइन 4 पाई की वैल्यू होती है 0 और साइन 0 की वैल्यू होती है 0। तो ये वाली टर्म जो है वो टोटल ही 0 आ गई। तो ये क्या रह गया टी, और बाहर है ई नॉट आई नॉट बाई 2। और ये जो टी रह गया इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे डब्ल्यू के नीचे। तो ये आ गया डब्ल्यू बाई टी इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई 2। इसको हमने लिख लिया था अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। डब्ल्यू बाई टी इज पावर। तो इसका मतलब पावर क्या आ गया, ई नॉट बाई अंडर रूट 2। ई नॉट बाई अंडर रूट 2 होती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ या वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। और ऐसे ही आई नॉट बाई अंडर रूट 2 होता है वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो पावर एसोसिएटेड विद रेजिस्टेंस ओनली कम्स आउट टू बी इक्वल टू PeVI। उससे अगला जब हमने टॉपिक किया वो हमने किया था पावर एसोसिएटेड
with inductor only. तो एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर अकेला इंडक्टर या आपका इंडक्टेंस लगा हुआ है, तो उसमें क्या था, अगर आप अल्टरनेटिंग ईएमएफ लगाते हो तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ होती है ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो अल्टरनेटिंग करंट कितना बनता है, हमने ये देखा है कि जो इंडक्टर होता है उसके अंदर जो करंट है वो ईएमएफ से लैग करता था बाय अ फेज ऑफ 90। तो आई किसके इक्वल आ गया, आई नॉट साइन, अब इसमें फेज ओमेगा टी नहीं होगा, ओमेगा टी से 90 पीछे होगा, तो साइन थीटा माइनस 90 होता है माइनस कॉस थीटा। तो इधर से आई की वैल्यू आ गई माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा। ओके, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा एंड साइन थीटा माइनस 90 इज माइनस कॉस थीटा। तो आई की वैल्यू आ गई माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा। अगेन पावर जो है वो होती है प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस ईएमएफ एंड इंस्टेंटेनियस करंट, क्योंकि वैल्यू बदल रही है तो इंस्टेंटेनियस पावर आएगी। तो अल्टीमेटली आप क्या करोगे, ई नॉट साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई बाय आई नॉट कॉस ओमेगा। ये आई नॉट माइनस का है तो माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी आ जाएगा, माइनस आई नॉट कॉस। तो ये किससे इक्वल आ गया, माइनस ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कैन बी रिटन एज साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, because sin 2 theta is equal to 2 sin theta cos theta, or sin theta cos theta is equal to sin 2 theta divided by। तो ये वाला रिलेशन हमने यूज करके यहाँ पे sin ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी की वैल्यू पुट कर दी sin 2 ओमेगा टी बटा 2। ठीक है जी। अभी हम ये क्या करते हैं, पावर क्या है, इंस्टेंटेनियस पावर है, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन ओवर स्मॉल अमाउंट स्मॉल चेंज इन टाइम। तो यहाँ से डी डब्ल्यू कितना आ गया, माइनस ई नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन 2 ओमेगा टी इंटू डी। टोटल वर्क डन निकालना है ओवर द साइकिल विद इन द टाइम पीरियड। आप इसको इंटेग्रल कर लो तो आपके पास क्या आ जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ई नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाय 2 इंटेग्रल ऑफ साइन 2 ओमेगा टी। तो साइन 2 ओमेगा टी का इंटेग्रल क्या हो जाएगा बेटा, इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू माइनस cos 2 ओमेगा टी बाय 2। तो इसका आएगा माइनस cos 2, साइन थीटा का इंटेग्रल होता है माइनस cos थीटा, और यहाँ पे थीटा की जगह 2 ओमेगा टी है तो इसका 2 ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन 2 ओमेगा नीचे आ जाएगा 0 से t। तो माइनस ई नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाय 2, ये माइनस और ये माइनस बाहर आ गए, दोनों प्लस हो गए, cos 2 ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा है तो इधर बाहर ले आएंगे तो इसको क्या कर सकते हैं हम, 2 की जगह यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 4 ओमेगा। तो ये 2 है इंटू 2 ओमेगा 4। यहाँ पे cos 2 ओमेगा टी अपर लिमिट पुट करो, cos 2 इंटू ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई बाय टी इंटू टी, माइनस cos 2 इंटू 2 पाई बाय टी इंटू 0। तो ये cos 0 हो गया, ये क्या हो गया cos 4 पाई। cos 4 पाई की वैल्यू होती है बेटा 1, cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो हमारे पास क्या आ गया, ई नॉट आई नॉट बाय 4 ओमेगा। तो हमारे पास ये वर्क कितना आ गया 0, और वर्क पर यूनिट टाइम भी कितना हो गया 0। इट इम्प्लाइज पावर कम्स आउट टू बी 0। तो पावर एसोसिएटेड विद एन इंडक्टर ओनली, कि एक सर्किट में अकेला इंडक्टर लगा होगा तो पावर एसोसिएटेड विद दैट इज 0। सिमिलरली जब आप इंडक्टर की जगह कैपेसिटर लगा दोगे तो कैपेसिटर में पावर एसोसिएटेड विद कैपेसिटर ओनली। तो इस केस में क्या होता था, अगर आप ईएमएफ लगाओगे ई नॉट साइन ओमेगा टी तो करंट कैसा बनेगा, क्योंकि कैपेसिटर में करंट जो है वो लीड करता है ईएमएफ को बाय अ फेज एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो यहाँ पे आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90 आ जाता है, या इसको आप लिख सकते हो साइन 90 प्लस ओमेगा टी। तो इसको ओमेगा टी प्लस 90 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ साइन 90 प्लस ओमेगा टी। सिमिलर बात है, साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, तो आई की वैल्यू आ जाती है आई नॉट कॉस ओमेगा। तो वही इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो जाएगी, ई इंटू आई विच कम्स आउट टू इक्वल टू ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी।
तो आप पिछले वाले एक्सप्रेशन में देखो हमारे पास यही चीज आई थी, ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस, सिर्फ ये माइनस इधर माइनस था अलग से, अब इसमें माइनस नहीं आएगा, इसमें डायरेक्टली यही चीज आ जाएगी बस। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये ई नॉट आई नॉट साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2, और ये आ जाएगा डी डब्ल्यू बाई डी टी। सिमिलरली डी डब्ल्यू क्या आ जाएगा, ई नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी डी। दिस इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। पूरे साइकिल के लिए निकालना है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रल कर देंगे विद इन द टाइम लिमिट्स। तो टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा, ई नॉट आई नॉट बाई 2 इंटीग्रल ऑफ साइन 2 ओमेगा टी डी टी 0 to t। तो ये पिछले वाले में हमने देखा कि ये हमारा, ये तो बाहर आ गए थे, तो इस टर्म का इंटीग्रल कितना था, इस टर्म का इंटीग्रल टोटल करके ये आ गया था 1 - 1 दैट इज 0। तो ये आ गया था हमारे पास 0। तो अल्टीमेटली हमारे पास हमने देखा कि इसका जो इंटीग्रल है, इस टोटल का इंटीग्रल क्या आ जाएगा हमारे पास, इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0। सो वर्क कम्स आउट टू बी 0 और वर्क 0 अपॉन टाइम इज 0, दैट इज पावर इज इक्वल टू 0। सो पावर एसोसिएटेड विद अ सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली, या पावर एसोसिएटेड विद कैपेसिटर ओनली इज 0। तो हमने देखा कि रजिस्टर के केस में, रेजिस्टेंस ओनली के केस में पावर आती है, लेकिन इंडक्टर और कैपेसिटर के केस में पावर ओवर द होल साइकिल इज 0। तो पावर ओवर द होल साइकिल इज कम्स आउट टू बी इक्वल टू, जो इससे अगला टॉपिक था, द नेक्स्ट टॉपिक वाज एवरेज पावर इन आरएलसी सर्किट। अभी अकेला अकेला देख लिया हमने कि अकेले रेजिस्टर के साथ कितनी पावर एसोसिएटेड होती है, अकेले इंडक्टर के साथ या अकेले कैपेसिटर के साथ। नाउ power associated with in RLC circuit। और इंडक्टिव सर्किट क्या देते हैं। तो हमने देखा था जो इसमें ईएमएफ थी, अगर ई नॉट साइन ओमेगा टी है तो करंट क्या होता है, करंट और ईएमएफ का फेज डिफरेंस था फाई का, तो साइन ओमेगा टी प्लस फाई, तो दोनों में जो फेज डिफरेंस था वो था हमारा फाई का। तो अगेन इंस्टेंटेनियस पावर जो थी वो क्या आ जाएगी, ई नॉट आई नॉट सो इंस्टेंटेनियस पावर क्या आ जाएगी, ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ पर जो करंट था, करंट लैग्स बिहाइंड ईएमएफ, तो यहाँ पे ओमेगा टी प्लस फाइव की जगह माइनस फाइव आना चाहिए था, क्योंकि हमने वहां पर देखा था कि द करंट लैग्स बिहाइंड द ईएमएफ बाय एन फेज एंगल ऑफ फाइव लैग, तो यहाँ पे माइनस फाइव आ जाएगा। तो ये आ जाएगा इंस्टेंटेनियस पावर डी डब्ल्यू बाई डी टी, इट कम्स आउट टू इक्वल टू ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी को ऐसे रख लेंगे, यहाँ पर साइन ओमेगा टी माइनस फाइव है तो साइन ए माइनस बी की हम एक्सपेंशन करेंगे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये इसकी एक्सपेंशन थी। अब ये साइन ओमेगा टी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव, और ये डी टी भी इधर ले आते हैं इंटू डी टी माइनस ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाइव डी टी। तो ये चीज आ जाएगी हमारे पास, ठीक है जी। यहाँ पे डी डब्ल्यू आ गया। तो फॉर द वर्क डन फॉर द होल साइकिल कैन बी फाइंड आउट बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद इन द लिमिट्स। लिमिट्स क्या है, टाइम पीरियड की लिमिट्स। तो हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा W इज इक्वल टू, यहाँ पर ई नॉट आई नॉट कॉस फाइव बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रल आपने पहले कई एक्सप्रेशंस में कर रखा है, और वो आता है t/2। अगर मैं इधर दिखाऊं तो शुरू में भी हमने किया है, इसी में ये रहा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये था हमारे पास।
तो इसका जब हमने इंटीग्रल किया, ये ई नॉट आई नॉट साथ में लगा हुआ था, जब हमने एट द एंड निकाला तो हमारे पास ई नॉट आई नॉट के साथ क्या आ गया, t/2। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का विद इन द लिमिट 0 to t क्या है, हमारे पास है t/2, तो इट कम्स आउट टू इक्वल टू t/2 माइनस इंटीग्रल ऑफ दिस ई नॉट आई नॉट बाहर आ गया, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। ये देखो साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी को साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 लिया था, फिर इसका इंटीग्रल किया था और ये किससे इक्वल आया था, 0 के। तो इसका मतलब इस केस में ये दूसरी टर्म जो है, ये वाली टर्म क्या आ जाएगी, दिस टर्म्स कम्स आउट टू इक्वल टू 0। जब भी ये एक्सप्रेशन आएगा बेटा आपने पूरा क्लियर करना है, ये मैं रिवाइज करा रहा हूँ इसलिए हमने पहले कर चुके हैं, तो मैं आपको इधर ब्रीफ में ही बता रहा हूँ बस। तो आपने इसको पूरा एक्सप्लेन करना है, इट विल कम्स आउट टू इक्वल टू 0। तो ये वाली टर्म जो होगी, ये इंटीग्रल जो होगा, ये वाला, ये इंटीग्रल सारा आपके पास क्या आ जाएगा, 0, और ये वाला इंटीग्रल आ जाएगा t/2। तो आपके पास वर्क क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा, वर्क ये टाइम को इधर ले जाएंगे, वर्क अपॉन टाइम आ जाएगा ई नॉट आई नॉट कॉस फाई डिवाइडेड बाई 2, फिर 2 को मैं क्या लिख दूंगा, √2 इंटू 2। w/t क्या होता है, पावर इज इक्वल टू EV IV cos फाई। तो एक RLC सर्किट की पावर associated with that circuit is equal to the product of virtual value of EMF, virtual value of current and cos phi। ओके, तो ये थी हमारे पास पावर एसोसिएटेड विद एन RLC सर्किट या इंडक्टिव सर्किट कह देते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पावर फैक्टर ऑफ एन AC सर्किट। पावर फैक्टर ऑफ एन AC सर्किट। सो पावर फैक्टर, ये जो हमारे पास cos फाई लगा हुआ है यहाँ पे, इसको पावर फैक्टर कहा दिया जाता है। दिस इज पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर की डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ट्रू पावर टू apparent power of the circuit। तो अपने पास ट्रू पावर और apparent पावर क्या होती है ये देखते हैं। एज वी नो दैट पावर पर साइकिल in an inductive circuit is power in an inductive circuit for a cycle क्या निकाली है पापा ने, EV IV cos phi। अभी निकाली हमने, ये पिछला ये हमने जो टर्म निकाली ये रही। तो हमने निकाली पावर दिस, हियर P इज ट्रू पावर। जो ये P है इसको कहते हैं ट्रू पावर। एंड द प्रोडक्ट ऑफ EV एंड IV is known as apparent power। That means power factor is equal to ratio of true power upon apparent power, which is further equal to EV IV cos phi divided by EV into IV, where EV and IV will be cancelled out. So power vector is cos phi। पावर वेक्टर कम्स आउट टू इक्वल टू cos phi। और RLC सर्किट में आपको याद होगा इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाई थी हमने। ये हमारी इम्पीडेंस ट्रायंगल, सॉरी फिर से ड्रॉ कर देते हैं, इम्पीडेंस ट्रायंगल स्ट्रेट ही बनाते हैं। तो अगर आपको याद होगा तो हमने एक इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाई थी, और इम्पीडेंस ट्रायंगल में हमारे पास ये जो एंगल आया था ये था फाई, इसका बेस था OA के नाम से हमने बनाई थी, ये R था, ये हमारे पास था बेटा XL माइनस XC, ये साइड थी, और ये था Z। तो यहाँ पर हमें याद होगा, तो अगर हम इस ट्रायंगल से, क्योंकि cos फाई निकालना चाहे तो cos फाई की वैल्यू होती थी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज R अपॉन Z, वेयर Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। तो हमारे पास cos फाई दैट इज पावर फैक्टर की वैल्यू आती है
resistance divided by Z, which is impedance of the RLC circuit. So in a non-inductive circuit, नॉन इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, नॉन इंडक्टिव सर्किट में XL इक्वल टू XC इक्वल टू 0 होता ही नहीं है वो, तो अल्टीमेटली पावर फैक्टर क्या होता है, R अपॉन अंडर रूट R का स्क्वायर, दैट इज R अपॉन R, दैट इज इक्वल टू 1. तो पावर फैक्टर फॉर अ नॉन इंडक्टिव सर्किट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1. दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर. This is the maximum value of पावर फैक्टर. एक नॉन इंडक्टिव सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर लगा ही नहीं होता, तो पावर फैक्टर की वैल्यू 1 आ जाती है, जो मैक्सिमम वैल्यू है पावर फैक्टर. इन अ प्योर इंडक्टर, इन अ प्योर इंडक्टर और आइडियल कैपेसिटर, इन अ प्योर इंडक्टर और आइडियल कैपेसिटर, जो ये फेज एंगल होता है वो 90 डिग्री हो जाता है. प्योर इंडक्टर में ईएमएफ और करंट के बीच का फेज होता है 90 डिग्री, और प्योर कैपेसिटर या आइडियल कैपेसिटर में भी ये होता है 90 डिग्री. सो पावर फैक्टर क्या बन जाता है उस केस में, cos phi, that is cos 90, that is 0. सो पावर फैक्टर 0 हो जाता है. सो एवरेज पावर क्या बन जाती है उस केस में, हमारे पास पावर का फॉर्मूला क्या है, द एपरेंट पावर इनटू द पावर फैक्टर, दैट मींस सो एवरेज पावर, so average power in a pure inductor or ideal capacitor is P is equal to EV IV cos of 90 degree is equal to 0. तो वो क्या बन जाती है, 0. So it comes out to be equal to 0. Okay, there are some points to be noted. Current through, इसका मतलब पावर फैक्टर 0 हो जाता है, मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर में पूरे साइकिल के दौरान कितनी पावर एक्सटर्नल सोर्स को लगानी पड़ती है, 0. सो करंट थ्रू प्योर L or C, that is inductor or capacitor, which consumes no power for its maintenance, in the circuit, is called as wattless current. मतलब कि प्योर इंडक्टर और आइडियल कैपेसिटर में करंट जो चलता है उसको मेंटेन करने के लिए सर्किट में कोई अलग से पावर नहीं चाहिए होती, एक्सटर्नल पावर नहीं चाहिए होती, तो उसको एक वॉटलेस करंट या आइडियल करंट कह देते हैं. और आइडियल करंट एक्चुअल में हमारे पास प्योर इंडक्टर या आइडियल कैपेसिटर नहीं होता, इसलिए हमें कुछ पावर देनी ही पड़ती है, क्योंकि इंडक्टर या कैपेसिटर के पास कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस अपनी होती ही है, इसलिए. सो there are some more other topics that are real resistor or ideal resistor. और आइडियल रजिस्टर. रियल रजिस्टर और आइडियल रजिस्टर कौन सा होता है, वो होता है इज वन विच हैज 0 inductance and 0 capacitance. And it has only has resistance. तो एक रियल रेजिस्टर या आइडियल रेजिस्टर वो होता है जिसका सिर्फ रेजिस्टेंस हो, उसका इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस ना हो. ऐसे ही रियल इंडक्टेंस कौन सी होती है,
रियल इंडक्टेंस कौन सी होती है? विच हैज जीरो रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, विच हैज जीरो रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तो उसके पास अकेला क्या होगा? इट हैज ओनली इंडक्टेंस एंड ओनली हैज इंडक्टेंस, जिसके पास अकेली इंडक्टेंस हो। ऐसा ही रियल कैपेसिटर किसको कहा जाता है? रियल कैपेसिटर, रियल कैपेसिटर इज वन which has zero resistance and inductance जिसके पास जीरो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस होती है एंड ओनली हैज कैपेसिटेंस। तो ये डेफिनेशन थी रियल इंडक्टेंस, रियल कैपेसिटेंस और रियल कैपेसिटर और रियल रेजिस्टर। नाउ देयर आर फर्दर टू टॉपिक्स दैट आर एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी। तो हमने देखा करंट दो तरह के हैं, एसी और डीसी। हमारे घरों में एसी आता है, डीसी नहीं आता, तो ऐसे क्या एडवांटेजेस हैं एसी की कि वो डीसी से बेटर देना जाता है? तो पहली एडवांटेज क्या है? इट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, इट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो लंबी दूरियों तक ये ट्रांसमिट किया जा सकता है। इसकी वोल्टेज आसानी से वेरी करी जा सकती है। तो एसी वोल्टेज कैन इजीली बी वेरिड, तो एसी वोल्टेज कैन इजीली बी वेरिड। तो एसी वोल्टेज को अप डाउन किया जा सकता है। तो ट्रांसमिशन के टाइम जब ज्यादा दूरी तक लेके जानी है तो वोल्टेज को बहुत हाई कर दिया जाता है, और जब घरों तक पहुंचानी तो उसको एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा के उसको डाउन कर दिया जाता है। ओके, AC can be easily converted into DC. तो AC को DC में कन्वर्ट करना भी आसान है। AC is easier and cheaper to generate than DC. इसको बनाना भी आसान है और वो सस्ता भी पड़ता है, cheaper to generate than DC। तो DC से बनाना भी आसान है और उसको सस्ता भी पड़ता है। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ AC कैन बी रिड्यूस। तो इसका मैग्नीट्यूड भी हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग चोक कॉइल। बाय यूजिंग चोक कॉइल। तो ये चोक कॉइल की वर्किंग आप आगे पढ़ोगे अगले चैप्टर में। तो जैसा कि हमारे पास चार्जर से पहले एक गोल सी एक चीज लगी होती है, तो उसको कहा जाता है चोक कॉइल। तो वो हमारी हेल्प करती है कि करंट को वो रिड्यूस आराम से कर पाती है। तो ये थी एडवांटेज ऑफ एसी। सिर्फ और सिर्फ एडवांटेज नहीं है, डीसी की एसी के डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ एसी, तो एसी की कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो क्या होता है? एसी का जो शॉक है वो अट्रैक्टिव होता है। अट्रैक्टिव मतलब बंदा चिपक जाता है, अट्रैक्टिव। एंड डीसी शॉक इज रिपल्सिव, मतलब डीसी से शॉक लगेगा, बंदे को झटका लगेगा, पीछे को गिर जाएगा, बच जाएगा, मतलब करंट थोड़ी देर के लिए उसके अंदर से पास करेगा। एसी का क्या होता है? जब शॉक लगेगा तो बंदा चिपक ही जाएगा, और चिपकने से उसके अंदर से करंट ज्यादा देर तक पास करेगा और वो उसके बचने के चांस कम रह जाएंगे। तो ज्यादा हार्मफुल रहता है ऐसे केसेस में। इट इज मोर डेंजरस, इट इज मोर डेंजरस टू वर्क with AC at high voltages। at high voltages तो ज्यादा रिस्की है AC के साथ काम करना हाई वोल्टेजेस पे। कई फिनोमिना हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कई सारे फिनोमिना ऐसे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, जो AC से नहीं परफॉर्म किए जा सकते, कैन नॉट बी परफॉर्म बाय AC। इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या करते हैं? एक प्लेट को पॉजिटिव
बना देते हैं, एक को नेगेटिव, मतलब एनोड और कैथोड। लेकिन अगर ये हम एसी से सप्लाई जोड़ दें तो आधे साइकिल के लिए एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव हो जाएगी, तो आधे के लिए दूसरी पॉजिटिव रहेगी। तो अल्टीमेटली जो पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी है वो फ्लक्चुएट करती रहेगी। लेकिन इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या करते हैं हम, एक प्लेट को हमें हमेशा के लिए पॉजिटिव चाहिए, एक नेगेटिव, ताकि पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव चार्ज आयन ऊपर चढ़ जाएं और प्लेटिंग हो जाए और आसानी से काम हो सके। लेकिन एसी के साथ ये फिनोमिना इलेक्ट्रोप्लेटिंग इलेक्ट्रोलिसिस नहीं कर सकते। एसी इज ट्रांसमिटेड मोर फ्रॉम सरफेस, is transmitted more from surface, मतलब जो तारे हैं तारों के सरफेस से ज्यादा ट्रांसफर होती है वो, तो सरफेस से ज्यादा एसी चलता है रेदर देन की अंदर से। तो अल्टीमेटली हमें सरफेस से ज्यादा करंट होगा सरफेस पे, तो हमें ज्यादा इंसुलेशन देनी पड़ती है सरफेस पे देन conductor, surface of the conductor than inside. So therefore several fine insulated wires are required. Insulated wires are required. तो अल्टीमेटली तो जो हमारा ये एसी करंट है वो क्या करता है, सरफेस से ज्यादा ट्रांसफर होता है अंदर की बजाय, तो सरफेस से ज्यादा हमें इंसुलेशन देनी पड़ती है। सो दिस इज इट विद द टॉपिक्स ऑफ आवर दिस चैप्टर। तो ये चैप्टर हमारा जो एसी करंट है वो इस टॉपिक के साथ ओवर हो गया है। अगर आपकी कोई क्वेरीज होंगी तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में वो आपकी क्वेरीज सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।